हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेटिंग पॉइंट पर। बच्चों, और आप सब कैसे हैं? बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक बसंत से अध्ययन किया था और अब हम कक्षा 9th की क्लास से सेकंड चैप्टर एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा का अध्ययन करेंगे, जिसको विजेंद्र पाल जी ने लिखा था। उनकी स्वयं की आत्मकथा है। उन्होंने अपना स्वयं का जो अभियान था एवरेस्ट पे चढ़ने का, उसके बारे में हमें बताया है। तो वो इस प्रकार है बच्चों। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। नमचे बाजार शेर पोलैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र था। नमचे बाजार है वो एक नगर का नाम है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांवों के होते हैं। यह नमचे बाजार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे ये नाम बहुत अच्छा लगता है। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का फूल देखा, जो पर्वत शिखर पे लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। मुझे बताया गया था कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक गति से हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पे उठता रहता था। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता है। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था। खराब मौसम में ये मुझे डराने के लिए काफ़ी था। फिर भी मैंने एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, हमें हिम संकलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार हुआ। हिम स्खलन का मतलब है बच्चों, जब कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूटते हैं या गिरते हैं, उसको कहा गया है। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से लोहत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई। 16 शेरपा कुलियों के एक दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए थे। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। उपनेता प्रेमचंद, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से जाता है, जिससे कि यात्रा में थोड़ी कठिनाई कम हो। सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। उन्होंने इस पे ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई कारण किसी जोड़ित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा उसकी अन्य श्रेणियों को देखा। मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट लोहत्से और नुनसे की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती ही रही। हिमपात अपने आप से एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हमें बताया गया था कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती थी, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी और सीधे धरातल पर दरारें पड़ने का विचार इस दरार को गहरे चौड़े हिम विदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। बच्चों, इसका मतलब ये है कि जो विजेंद्र पाल जी थे, उनके मन में हिमालय की यात्रा करने का था, लेकिन उनके सामने जो चित्र प्रस्तुत किया गया था कि वहाँ मौसम अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, या वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब टेढ़े मेढ़े रास्ते, ऊंची चट्टानें, खूब डरावना उनके सामने, ऐसा ख्याल। हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए।
डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्यूमीनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करना, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी गई। बच्चों, जब भी हम कोई यात्रा करते हैं तो उसके बारे में हमें पहले से ही उसकी पूरा कर पाए। घटनाओं का पड़ सकता है का सहारा लेने के लिए, या हमें और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनका ध्यान रखना, खाने पीने का उचित सामान हो या लेना है, वो सब हमें उस ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। तीसरा दिन हिमपात से कैंप एक तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। रीता, गोबू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था। बच्चों, वॉकी टॉकी तो आप जानते ही होंगे, जिससे कि हमारा संपर्क हमारे जो साथ है या कुछ दूरी पर है उनसे हम अपना वार्तालाप कर सकें, यानी उनसे हम अपना संबंध बनाए रखें, जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उसमें बहुत खुश थे जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप एक पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थीं। अंगदोजी, लोब्सांग और गगन बिसा अंततः साउथ पोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 6900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। यह संतोषजनक प्रकृति है। जब अप्रैल में बेस कैंप में थी, तेनजिंग अपनी सबसे छोटी पुत्री डेंकी के साथ हमारे पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैंने तेनजिंग झांसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह स्पष्ट है कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पे जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पे रखते हुए उन्होंने कहा, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लाहौर की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लॉब्संग तशारिंग मेरे तंबू में थे। एंडी शेरपा तथा अन्य 8 शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। मैंने गहरी नींद में सोई थी कि रात में 12:30 बजे लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज़ के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक डंडी बहुत भारी हो कोई चीज़ मेरे शरीर पे मुझसे कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में बड़ी कठिनाई हो रही थी। ये क्या हुआ? मैं एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप में ठीक ऊपर लाहौर से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशाल कायपुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की भी मृत्यु नहीं हुई थी। बच्चों, ये एक आम सी बात है कि जब हम किसी ऊंचे पहाड़ की चट्टाई यात्रा करते हैं तो वहाँ बर्फ़ है, तो ये हमें पहले से ही ध्यान होता है कि वहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। तो जो बर्फ़ का टुकड़ा था वो आधी रात को टूट के उनके जो कैंप था उस पर गिर गया था और जिससे वो 12:30 बजे अचानक से उनकी नींद उखड़ी और उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है। पर लेकिन भगवान का धन्यवाद है कि उसमें से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई थी। अब आगे लोब्सांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। थोड़ी सी बड़े बड़े हिमखंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़ी जमे बर्फ़ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ़ की कब्र से निकालकर बाहर खींच लाने में सफल हो गई। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्राय सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। जी शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी, उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पे लिटाकर नीचे लाए। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पे सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटें अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? जी हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? नहीं, मैंने बिना हिचकिचाहट के उत्तर दिया। जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची, मैंने अगले ही दिन अपनी संपूर्ण तैयारी कर दी थी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा ऑक्सीजन जब दोपहर उन्होंने कि जब पीछे थे मुझे अगले दिन वे धीरे लेकर
ऑक्सीजन का लेवल है वो कम होता जाता है। इस वजह से हमें जब भी पहाड़ की यात्रा करनी है तो ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह साथ रखना पड़ता है, और वहाँ अपना जो भी सामान, जो ज़रूरी सामान है वो ही लेके जाना चाहिए, क्योंकि वो हमें अपने कंधे पे ही लेके जाना पड़ेगा। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई कि और जय अभी कुछ पीछे थे। मुझे जय जेनेवा पर पैर की चोटों के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञतापूर्ण चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की, मगर मुझे किसी से भी मिलना था। थोड़ा सा और नीचे उतरने पर मैंने देखा वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बेचेंद्री? मैंने उन्हें दृढ़तापूर्वक कहा। मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल से आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए। कि वो हंसे और उन्हें पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने की नहीं दिया। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लोहाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए, और हम सब साउथ कोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पे बहुत ही अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ़ पिघलाया और चाय बनाई। कुछ बिस्किट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगरदोजी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। बच्चों, वहाँ ऊंचाई पे जो पानी होता है वो बर्फ़ के रूप में जम जाता है, तो यहाँ कहा गया है कि मैंने बर्फ़ पिघलाई। ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। अंगरदोजी बिना ऑक्सीजन, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे, इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पे नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ कोल पे वापस आ जाना था, अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी। एक ही दिन में साउथ कोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन था और श्रम साध्य होगा। श्रम साध्य का मतलब है बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद चढ़ना, मतलब श्रम को साध के चलना। इसके अलावा यदि अंगरदोजी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौट कर आने का भी जोखिम था। मुझे फिर भी अंगरदोजी पे विश्वास था और साथ साथ में आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। बच्चों, या क्षमता और कर्मठता का मतलब है जो अपने काम के प्रति पूर्ण क्षमता रखता हो और उसका दृढ़ निश्चय हो, जो हर काम को पूरा करने का पूरा पक्का उसका जो विश्वास हो पक्का हो। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। सुबह 6:20 पर जब अंगरदोजी और मैं साउथ कोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कर में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगरदोजी एक निश्चित गति से उपनाई नहीं हुई। जमी हुई बर्फ़ की सीधी व ढलान चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हो। हमें बर्फ़ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमी हुई बर्फ़ की धरती को फावड़े के दांते काट गए। मैंने उन खतरनाक स्थलों पे हर कदम अच्छी तरह सोच समझ उठाया। 2 घंटे से कम समय में ही शिखर कैंप पे पहुँच गए। अंगरदोजी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा क्या मैं थक गई हूँ? मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत ही अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पे पहुँचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे के पहुँच पाएंगे। लोहाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिण शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लोहाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगरदोजी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लोहाटू एक हाथ में रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। लोहाटू ने ध्यान बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी।
अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया था। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे विचार कूदा कि सफलता बहुत नज़दीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर में के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पे खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पे पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। एवरेस्ट टंकू की चोटी पर जितनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। हमने पहले बर्फ़ के फावड़े से बर्फ़ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ़ पर माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन लिया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले में से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ़ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। बच्चों, ये कहानी कितनी अच्छी है। विजेंद्र पाल जी ने बताया उन्होंने कितनी कठिनताओं का सामना करते हुए उन्होंने पहाड़ी पर चढ़े और वहाँ भी जाकर श्रद्धा का प्रतीक है। जैसे ही मैं उठी मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रजू नेता अंगद जी के प्रति आदर जिन्होंने मुझे मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई थी। उन्होंने मुझे गले लगाया और मेरे कानों में फुस। इस समय तक लोहाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पे हमारे चारों के होने की सूचना दे दी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार में एकदम भिन्न होगा। प्यारे बच्चों, ये कहानी और उनको इस बात से बहुत गर्व महसूस हुआ। गर्व की तो बात ही है बच्चों, क्योंकि एक महिला है उसका वो हर क्षेत्र में आगे है, चाहे एवरेस्ट की चढ़ाई हो, चाहे पढ़ने में हो, चाहे एरोप्लेन चलानी चाहिए और अपने जो अपने लक्ष्य हैं उनको बहुत ऊंचा रखना चाहिए। आप सब लोगों को भी अपनी कठिन जो भी तकलीफ़ आती है उनको सहते हुए अपने जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वहाँ तक हमें पहुँचना है। तो बच्चों, ये कैसी लगी आपको? और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको सबको समझ आई हुई होगी। और जिन बच्चों को इसमें कुछ प्रॉब्लम है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है और अब फिर हम इसका सॉल्यूशन लेके मैं अगली क्लास में आपके साथ फिर से मिलूँगी।